नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। हम पेश करने जा रहे हैं कुछ खास खबरें और आज हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए और महागठबंधन में छिड़े घमासान की। वहीं महर्षि वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम में सीएम योगी के त्योहारों पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। साथ ही हम मौसम के जारी बदलाव और मानसून की वापसी पर आपको अपडेट बताएंगे और चलते चलते बात होगी इस सीजन की पहली बर्फबारी की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं। बिहार चुनाव में एनडीए बनाम इंडी गठबंधन की लड़ाई है, लेकिन प्रशांत किशोर इसे त्रिशंकु बनाना चाहते हैं। उनके निशाने पर दोनों गठबंधन है, लेकिन नुकसान किसका ज्यादा होगा, किसकी बढ़ेगी चिंता, वहीं सीट बंटवारे पर क्या चल रहा है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र, कुल वोटर्स की संख्या लगभग 7.42 करोड़, 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति, 3.92 करोड़ पुरुष और 3.5 करोड़ महिला मतदाता, 14 लाख पहली बार मतदान करने वाले मतदाता, लगभग 4 लाख वरिष्ठ नागरिक मतदाता, 14,000 मतदाता 100 साल या उससे अधिक उम्र के। पोलिंग बूथ पर 1200 वोटर्स वोट डाल सकेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मंथन कर सब कुछ ठीक ठाक करने की कवायद जारी है। पटना में भाजपा, जदयू, आरजेडी दफ्तर बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें पिछले 2 दिनों से लग रही हैं। सभी कार्यालयों में भीड़ है। सोमवार को सुबह से शाम तक लगातार बैठकें चली। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पोलो रोड स्थित अपने आवास पर सीट बंटवारे को लेकर बैठक की। दोनों गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर करीब 80% काम हो चुका है, लेकिन कुछ दलों को मनाने के चक्कर में सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। भाजपा नेताओं से संपर्क से दूर चिराग पासवान के तेवर सख्त थे, लेकिन अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद माहौल कुछ शांत हुआ। शाह की पहल पर चिराग और धर्मेंद्र प्रधान की बातचीत हुई। हालांकि लोजपा ने स्पष्ट किया कि अब तक सीटों पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है। बिहार का कास्ट फैक्टर ईबीसी 36.01%, ओबीसी 27.13%, दलित 19.65%, आदिवासी 1.68%, सामान्य 15.52%। आपको बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारे का काम जारी है। भाजपा और जदयू दोनों 100 से ज्यादा पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। भाजपा और जदयू केंद्रीय चिराग पासवान की पार्टी को 28, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को 8 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को करीब 5 सीटें देना चाहती है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मानने को तैयार नहीं। चिराग 40 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वहीं जीतन राम मांझी का तर्क है कि राज्य स्तर की पार्टी बनने के लिए 8 विधायक चाहिए। वहीं जेडीयू एनडीए के घटक दलों के कहीं कोई मतभेद नहीं है, सब लोग एकजुट हैं। आपको बता दें कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ने गठबंधन से बाहर रहकर नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ दिया था। यही कारण है कि शाह ने दिल्ली में बिहार कोर कमेटी की बैठक में स्पष्ट किया कि साल 2020 जैसी गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए। तब लोजपा ने अलग राह चुनकर कई राजग उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ा था। इस बार भाजपा नेतृत्व कोशिश कर रहा है कि चिराग को मनाकर राजग की एकता बनाई रखी जाए, क्योंकि दलित युवा वोट बैंक में उनकी पकड़ को पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। चिराग पासवान जितनी सीटों के लिए मुंह खोल रहे हैं, उससे पार्टी अतार्किक मान रही है। भाजपा को भरोसा है कि वो स्थितियां दुरुस्त कर लेगी। बिहार विधानसभा 2020 में 243 सीटों के नतीजे। बीजेपी लड़ी 110, जीती 74। जेडीयू लड़ी 115 और जीती 43। हम 7 और जीती 4। वीआईपी लड़ी 13 और जीती 4। महागठबंधन आरजेडी 144, 75, कांग्रेस 70, 19, सीपीआई 19, 12, सीपीआई 6, 2, सीपीएम 4, 2,
आपको बता दें कि साल 2020 में महागठबंधन चुनावी मैदान में उतरी थी। इस बार महागठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन हो गया। इसमें 8 राजनीतिक दल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, भाकपा माले, विकासशील इंसान पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सीट बंटवारे को लेकर पिछले 2 दिनों से लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी अपनी अपनी मांगों पर अड़ी है। तेजस्वी यादव कांग्रेस के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए इस बार 55 सीटें देना चाहते हैं, लेकिन वो आनाकानी कर रही है। कांग्रेस 70 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ना चाह रही, वहीं वाम दल 40 सीट और वीआईपी को डिप्टी सीएम का पद चाहिए। सूत्र बता रहे हैं कि अब तक जो फार्मूला तय हुआ है उसके हिसाब से इंडिया गठबंधन में राजद के खाते में करीब 130, कांग्रेस को 55 सीट, वाम दल को 35, वीआईपी को 20 सीटें मिल सकती हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा राजद कोटे से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन इस फॉर्मूले को मनाने में बिहार कांग्रेस के नेता आनाकानी कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की कर लेते हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी ने महर्षि वाल्मीकि के महत्व की चर्चा की और विरोधियों की भी खबर ली। इस खास रिपोर्ट में देखिए। राजधानी लखनऊ में महर्षि वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में हुआ। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सांसद दिनेश शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मंत्री जयवीर सिंह, मेयर सुषमा गर्गवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि जो लोग भगवान राम को गाली देते हैं वे भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं। जो लोग भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं वे भगवान राम का भी अपमान करते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि भगवान वाल्मीकि के आदर्शों से प्रेरणा लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए काम करेंगे। महर्षि वाल्मीकि की जब हम बात करते हैं तो अब भारत के महापुरुषों की परंपरा के भाग्य विधाता है। आप याद करिए, जब उन्हें अपनी लेखनी चलानी थी, तप और साधना से तपा हुआ एक ऋषि जब लोक कल्याण के लिए और मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किसी एक नई कृति की रचना करने के लिए उस समय के समाज से प्रश्न करता है। प्रश्न एक ही उनके द्वारा होता है और वह प्रश्न उन्होंने किसी और से नहीं, देवर्षि नारद से प्रश्न किया था। महर्षि वाल्मीकि प्रश्न करते हैं कि चारित्रेण च को युक्त, यानी चरित्र से युक्त कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में मैं कुछ लिख सकूं। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि वाल्मीकि समाज बहुत प्रभावी है। वाल्मीकि के नाम पर देश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बना है। राम मंदिर परिसर में जिन सप्त ऋषियों का मंदिर बन चुका है उसमें एक मंदिर भगवान वाल्मीकि का भी है और कहा कि ये सभी काम डबल इंजन सरकार के समय में हो रहे हैं। हजारों वर्ष पहले यह भाव, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जैसा त्रिकालदर्शी ऋषि इस बात को जानता था कि चरित्र से युक्त व्यक्ति ही लोक कल्याण का माध्यम बन सकता है, राष्ट्र कल्याण का माध्यम बन सकता है। और याद करिए ना, यही बात तो जब स्वामी विवेकानंद शिकागो की धर्मसभा में गए थे, उनकी वेशभूषा को देख करके वहां के लोग हंस रहे थे, विदेशी हंस रहे थे। तब उन्होंने एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा कि भाई देखो, मुझ पे हंसो मत,
तुम्हारे यहां तो तुम्हारा टेलर मास्टर तुम्हें परफेक्ट करता है, तुम्हें ऐसे दिखाता है कि तुम्हारे पहनावे से तुम्हारी पहचान बनती है। लेकिन हमारे देश में पहनावे से नहीं, हमारे चरित्र से हमारा देश अपनी पहचान को बनाता है। चरित्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यही प्रश्न भगवान वाल्मीकि के द्वारा देवर्षि नारद से की जाती है कि चारित्र ईर्ण च को युक्त, कौन ऐसा व्यक्ति है जो चरित्र से युक्त है। और उसका जवाब भी उन्होंने स्वयं अपने आगे की लाइन में उन्होंने दे दिया। यानी आगे की, जब उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखना शुरू किया, अपने आदि काव्य को लिखना शुरू किया। सीएम योगी ने कहा कि जो राम पर विश्वास नहीं करते, राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो यही काम करेंगे जिससे समाज में विघटन हो। आपको बता दें कि सीएम ने अपील की है कि महर्षि वाल्मीकि और भगवान राम के महत्व के बारे में समाज को बताएं। भक्ति भाव जितनी मजबूती से बढ़ेगा, समाज उतना ही सशक्त होगा, क्योंकि सशक्त समाज ही आत्मनिर्भर बनता है, वहीं विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में योगदान दे पाएगा। वाले समय में संस्कृति ही दुनिया की जोड़ने वाली भाषा रहेगी। याद रखना, संस्कृत के बगैर किसी का काम चलेगा नहीं। और इसीलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इस बात के लिए किया, व्यवस्था बनाई। मुझे याद है, संस्कृत के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप होनी चाहिए, नहीं थी, कोई स्कॉलरशिप नहीं थी। अनेक बार से मैं तय कर रहा था। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी भी कहते थे कि संस्कृत के बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए। मैंने कहा इच्छा तो मेरी है, कैसे होगा इसको थोड़ा प्रयास तो करो। और हम लोगों ने कहा कि भाई इसमें थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो हो सकता है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने संस्कृत पढ़ने वाले हर छात्र के लिए एक स्कॉलरशिप जारी की है। और अभी आने वाले समय में हम ये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए रहने की व्यवस्था के लिए और खाने की व्यवस्था के लिए भी सरकार उसमें अनुदान देगी। आपको बता दें कि सीएम योगी का इन दिनों जन सरोकारों पर खास तौर पर फोकस बना हुआ है। वो सभी वर्गों को प्रोत्साहन देने के साथ ही उनके हितों पर लगातार ध्यान दे रहे हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली अहम रिपोर्ट की करते हैं। मौसम इन दिनों लगातार तेवर दिखा रहा है। जब मानसून की वापसी का समय है तब लगातार बारिश हो रही है। कब होगी मानसून की वापसी और कैसा रहेगा आगे का मौसम, इस खास रिपोर्ट में देखिए। मानसून का यह सीजन शानदार रहा। बता दें कि मानसून की एंट्री के बाद से ही बेहतरीन बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में जमकर बरसे बादल। हालांकि कुछ समय के लिए मानसून की रफ्तार कम जरूर हुई, जिससे लगा कि अब बारिश का सिलसिला थम गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मानसून अब वापस आ गया है और वो भी तेज रफ्तार के साथ। इससे एक बार फिर से देश के कई राज्यों में तेज बारिश का दौर फिर से शुरू हो चुका है। और इसी बीच मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में 8, 9 और 10 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वही मानसून ने देश के कई राज्यों में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कुछ दिन पहले तक कई राज्यों में मानसून धीमा पड़ गया था, लेकिन अब एक बार फिर मानसून की रफ्तार तेज हो गई है। दरअसल हाल ही में एक नया सिस्टम एक्टिव हुआ है और इसी वजह से मानसून ने एक बार फिर से देश के कई राज्यों में रफ्तार पकड़ी है। यूपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं के इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में सोमवार का दिन सुहाना रहा। कई जिलों में शाम से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका था। राजधानी लखनऊ में झमाझम बारिश हुई, रात को बूंदाबांदी भी हुई। हालांकि यह सिलसिला अब यहीं थमने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम पूरी तरह से साफ रह सकता है। इसके कारण तापमान में इजाफा भी हो सकता है। यूपी में 8 अक्टूबर से ही गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी और जिसका असर 12 अक्टूबर तक रहेगा। अब मानसून भी धीरे धीरे वापस जाने वाला है और इसी के साथ ही वहीं कहीं कहीं पर बादल गरजने व बिजली चमकने का अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही पश्चिमी यूपी में भी कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवा चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 अक्टूबर से पश्चिमी यूपी और 9 अक्टूबर से पूर्वी यूपी में बारिश का दौर थमने के साथ मौसम शुष्क हो जाने की संभावना है। साथ ही बारिश का दौर थमने के बाद आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ और हिस्सों से मानसून वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना भी है। 8 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रहेगा, जबकि पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना भी है। 8 तारीख से ही प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला पूरी तरह से थम सकता है। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अब अगली रिपोर्ट की करते हैं। उत्तराखंड में मौसम लगातार करवटें बदल रहा है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच पहाड़ से मैदान तक मौसम बदला हुआ है। राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों में बारिश ने ठंडक बढ़ा दी है। वहीं केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। मौसम के तुनक मिजाज तेवरों के बीच उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और पांगी घाटी जैसे क्षेत्रों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। पांगी घाटी में बर्फबारी के कारण सड़क मार्ग बाधित हो गया। आपको बता दें कि पहाड़ों पर अक्टूबर की शुरुआत में ही बर्फबारी और बारिश से ठंड ने दस्तक दे दी है। कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, केदार घाटी और हेमकुंड साहिब जैसे क्षेत्रों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। इस बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरों पर खुशी है। आपको बता दें कि आमतौर पर दिसंबर के अंत से फरवरी के बीच बर्फबारी देखने वाले सिक्किम में भी इस साल समय से पहले बर्फबारी हुई है। मौसम के करवट लेने के साथ ही बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम समेत ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिसके बाद हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढक गए हैं। बता दें कि बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में बारिश का भी दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने बर्फबारी के बाद उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी कहीं कहीं भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड में स्थित लोकपाल लक्ष्मण मंदिर का कुदरत ने अद्भुत श्रृंगार कर दिया। लक्ष्मण मंदिर के कपाट 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट के साथ ही बंद होने वाले हैं। ऐसे में कपाट बंद होने से पहले हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। पवित्र सरोवर सहित लक्ष्मण मंदिर और गुरुद्वारा जबरदस्त बर्फ की आगोश में आ गया है। बर्फबारी की खूबसूरती मनमोहक है। फिलहाल कपाट बंदी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बता दें कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर 1 फीट बर्फ की आगोश में है। उधर चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी में अक्टूबर महीने की शुरुआत में ही सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। पांगी में चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बता दें कि बीते दिन यानी सोमवार से ही बर्फबारी हो रही है। पांगी घाटी के अन्य ऊंचाई वाले इलाकों जैसे कुमार भटौरी, सुराल, शुण, डुडाल और सुराल भटौरी समेत 19 पंचायतों में 1 से 1.5 फीट तक बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी के बाद समूची घाटी शीतलहर की चपेट में है। तापमान में भी भारी गिरावट आई है। कई जगहों पर अक्टूबर महीने की शुरुआत दिनों में ही दिसंबर जैसी सर्दी महसूस हो रही है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। जो सर्दी आमतौर पर मध्य अक्टूबर से शुरू होती है, वो अब समय से पहले शुरू होती नजर आ रही है। सुबह और शाम के समय लोग सड़कों पर जैकेट और गर्म कपड़े पहने नजर आ रहे हैं।
वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कुल्लू मंडी और कांगड़ा के पहाड़ों ने सफेद बर्फ की चादर ओढ़ ली है, जिससे नजारा मनमोहक तो है ही, लेकिन ठंड भी काफी बढ़ गई है। इस बर्फबारी के बाद पर्यटकों और स्थानीय लोगों को ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जैसे जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी रहेगी तो प्रदेश में ठंड का प्रकोप और भी बढ़ता जाएगा। किसानों और पर्यटकों को आने वाले दिनों में ठंड और बर्फबारी के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।